Assalamu alaikum student, how are you? Today we will discuss about the longitudinal nature of sound waves. Open your book page number 21, lecture number 12 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव में कि जो हमारे पास साउंड वेव है वो प्रोपोगेट करती है, मतलब कि ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो, किसी बॉडी के वाइब्रेशन से हमें पता है साउंड वेव जो है ना प्रोपोगेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो अगर तो हमारे पास साउंड वाइब्रेशन नहीं है तो वो क्या होगी कि साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो ये देखते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब कि ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने से क्या होगी कि साउंड वेव जो है ना वो प्रोपोगेट करेगी। तो बिफोर वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से पहले जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स, जो डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स राइट साइड में है वो क्या होंगे, सारे यूनिफॉर्म होंगे। ज़ाहिर बात है किसी कोई भी हमारे पास वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला नहीं है, तो वो फिर क्या होगी, हर चीज़ जो है ना वो डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स क्या होंगे हमारे पास, यूनिफॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये ट्यूनिंग फॉर्क है, मतलब कि ये वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है कि इसके ये सारे जो है एयर मालिक्यूल्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स जो है ना वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन राइट प्रॉन्ग ट्यूनिंग फॉर्क, कहते हैं कि ये जो राइट प्रॉन्ग है ट्यूनिंग फॉर्क का, इसको हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने इधर से खींच के इस साइड पे लाए हैं, कोई मतलब कि प्रेशर एक्सर्ट किया है इसके ऊपर। तो हमें पता है कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जब इसको इस साइड पे खींच के लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इसको इस साइड पे क्या होगी, कंप्रेशन अकर होगी। ये देखिए कहते हैं कि व्हेन राइट प्रॉन्ग ट्यूनिंग फॉर्क मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी। अब हम क्या करें, इसको मीन पोजीशन से मूव करवा रहे हैं फ्रॉम ओ टू बी, मतलब कि ओ से बी की तरफ हम क्या करा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो एयर मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे कंप्रेशन को, और ये कंप्रेशन जो है ना वो टर्न वाइज जो है ना कंप्रेस करेगी नेक्स्ट लेयर को, और ये आगे से नेक्स्ट को। तो ये क्या होगी, ये कंप्रेशन जो है ना अकर होगी। तो ये देखें, अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क के एक प्रॉन्ग को क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उससे हमारी जो है ना वो कंप्रेशन अकर होगी। इस तरह अगले मूवमेंट में हम देखते हैं कि जब हम उसको छोड़ते हैं तो प्रॉन्ग क्या होगी, वो दोबारा बी टू ए पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास के नो प्रेशर एडजस्टेंट लेयर डिक्रीज रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस। अब देखें क्या हुआ है कि इसमें कंप्रेशन से नेक्स्ट जो है वो अकर हुई है, वो क्या हुई है, रेयर फ्रैक्शन हुई है। और रेयर फ्रैक्शन जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो करवाएगी नेक्स्ट लेयर पे, और नेक्स्ट लेयर पे इसी तरह ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो अब देखिए ट्यूनिंग फॉर्क जो है ना वो मूव कर रही है टू एंड फोर, या बैक एंड फोर्थ जो है ना वो मूव कर रही है रैपिडली। तो हमें पता है कि जब वो बैक एंड फोर्थ रैपिडली मूव करेगी तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जो है वो अकर होगी। और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से हमें पता है वो क्या होगी, साउंड वेव्स प्रोपोगेट करेगी थ्रू एयर, तो जिससे हमें जो है ना वो साउंड सुनाई देगी। तो ये है हमारे पास बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। तो इसकी सबसे पहले हम जो है ना वो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शन के, कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव होगी। तो इसके बाद है हमारे पास कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, कि लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास है कि लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश। जिसमें हम ऐसी लाउडनेस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम हल्की और ऊंची आवाज़ में क्या कर सकें, फ़र्क कर सकें, मतलब कि धीमी और लाउड आवाज़ में फ़र्क कर सकें। तो अब देखिए हमारे पास है कि इसकी एग्जांपल में है कि जब हम व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने दोस्त के साथ जो है ना बात कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है, मध्यम होती है। लेकिन जब हम किसी क्राउड में बात करते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है, ऊंची होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास के फैक्टर ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, के लाउडनेस जो है ना वो डिपेंड किस पे करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी और फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। तो कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ना बेटा लाउडनेस ऑफ साउंड के डायरेक्ट वेरी करती है डायरेक्टली, के एम्पलीट्यूड कितना है बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी का, ठीक है। तो उस लिहाज से ये अगर तो बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा उसी लिहाज से होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार लाउड
प्लग, अब देखें हम जो है ना वो उसकी सितार की जो है ना वो वायर को प्लग करते हैं तेज़ी के साथ, तो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देगी। तो अगर हम उस सितार की वायर्स को हल्का सा प्लग करते हैं, तो छोड़ देते हैं, तो उसकी एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से आवाज़ भी उस लिहाज से कम होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें कि लार्ज एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रम है, तो ड्रम को हम जितनी ज़ोर से हिट करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से हमारे पास साउंड भी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में बेटा क्या है कि ये भी डिपेंड करती है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है ये भी डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। तो इसके हम एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेहंदी के फंक्शन पे हम छोटी ढोल की यूज़ करते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम जो बड़े जो ड्रम है तो उसको हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको हिट करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब देखें, आप खुद लगा लें, आप खुद आपको इसमें से डिफरेंस पता चल जाएगा किसकी आवाज़ ऊंची होती है और किसकी मध्यम होती है। जैसे हमारे पास जो छोटी ढोलकी है उसकी आवाज़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम है। जबकि हमारे पास लार्ज ड्रम होगा तो उसकी आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखें कि साउंड प्रोड्यूस लार्ज ड्रम लार्जर देन स्मॉलर वन, के मतलब कि हमारे पास जो लार्ज ड्रम होगा उसकी साउंड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अब वो बता रहे हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लें, तो उसको अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर बैंड से करते हैं, टच करते हैं, से ट्राई करते हैं, तो उसकी आवाज़ क्या होगी, कम होगी, हमें कम आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन उसी ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम किसी बेंच के ऊपर वर्टिकली प्लेस करके उसको हम मतलब कि ट्राई करें किसी बेंच के साथ, वो क्या होगी, इसकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि लाउडनेस जो है ना वो इंक्रीज, एरिया के इंक्रीज होने से लाउडनेस भी हमारे पास इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो इस तरह लास्ट वन है जो हमारे पास फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर के, आपके जो लाउडनेस है वो फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास बच्चों और जो हमारे पास यंग वंस होते हैं उनकी सुनने की मतलब कि समाज होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर। तो ये जो है ना फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि अगर तो आपका एयर जो है डिफेक्टेड है तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, लेकिन अगर आपका जो एयर है वो हेल्दी है तो वो आपको क्या होगी, आवाज़ सही सुनाई देगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है बेटा आपकी डायरी है कि आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 21 to 23, और इसमें से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और 3 MCQs अपने फिजिक्स के रजिस्टर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।